महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 28 महानगर पालिका में चुनाव होने हैं। लेकिन इन चुनावों में सबसे दिलचस्प बात यह है कि 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स साथ आ रहे हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। लेकिन सवाल यह है कि जब 20 साल बाद ये भाई एक साथ आएंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तो राजनीति जमीन इनकी कितनी रहेगी, कितनी अपनी राजनीतिक जमीन को बचा पाएंगे और इसका असर बीजेपी पर क्या होगा। इन्हीं तमाम सवालों को जानने के लिए आज मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र चौहान जी बैठे हैं। उनसे सारे सवालों के जवाब जानेंगे कि आखिर ये चुनाव कितने दिलचस्प इस बार के रहने वाले हैं, क्योंकि तस्वीर कुछ अलग है। सर, दोनों जो ये भाई हैं एक साथ 20 साल बाद आ रहे हैं और ये चुनाव इसलिए ही ज्यादा खास हो जाते हैं। तो इन दोनों भाइयों का साथ आना बीएमसी चुनावों में कितना ज्यादा इफेक्टफुल होगा और बीजेपी को उसका कितना नुकसान होगा? देखिए, इसमें ये चीज़ समझनी होगी कि 20 साल बाद इनको क्यों आना पड़ा। जो दो फाड़ इन दोनों भाइयों के बीच में हो रखा था, वो दरअसल पार्टी में अपने वर्चस्व की लड़ाई को लेकर था। जब बाला साहब ठाकरे का देहांत हुआ तो ये सबको ये लग रहा था कि शायद जो राज ठाकरे हैं उनको सत्ता दी जाएगी, लेकिन परिवारवाद कहीं ना कहीं उन पर भी हावी रहा और उद्धव ठाकरे को सत्ता दी गई, क्योंकि वो ज़्यादा डिजर्विंग माने जाते थे राज ठाकरे, जबकि उनको सत्ता नहीं मिली। उसके बाद से इन दोनों के रास्ते अलग हो गए और हमने देखा है कि पिछले 20 सालों में कई चुनाव आए, कई चुनाव चले गए। हालांकि राज ठाकरे की पार्टी उतनी स्टैब्लिश नहीं हो पाई और उद्धव ठाकरे की पार्टी फिर भी कहीं ना कहीं शिवसेना की जो जो प्रमुख शिवसेना थी, बाला साहब ठाकरे के नाम पर चल रही थी, वो गठबंधन सरकारों में रही, लेकिन राज ठाकरे कहीं नहीं थे। अब चूंकि हालात जो शिवसेना यूबीटी है, जिसको उद्धव ठाकरे गुट कहते हैं, क्योंकि उनमें भी दो फाड़ हो चुकी है, एक शिंदे गुट बन चुका है और एक उद्धव ठाकरे गुट बन चुका है। उद्धव ठाकरे की हालात हमने देखा है कि चुनावों में किस तरह की रही। उन्होंने महायुति के साथ अपना गठबंधन किया। जो शिवसेना हमेशा कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, वही कांग्रेस के साथ जाके मिल गए और एनसीपी के साथ जाके मिल गए, अपना महायुति उन्होंने बनाई अपना। लेकिन हश्र सबने देखा है किस तरीके से उनको वहां पर मुंह की खानी पड़ी। अब चूंकि महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के इलेक्शन है, चूंकि वहां की जो महानगर पालिकाएं हैं बहुत मजबूत मानी जाती हैं और सबसे मजबूत जो नगर पालिका है वो बॉम्बे की है, जिसको बीएमसी के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा बजट उसका होता है और बिल्कुल जमीनी स्तर की राजनीति वहां से होती है। अब इसको यूं समझ लीजिए कि क्योंकि दोनों भाइयों की राजनीति इस टाइम शून्य पे है, इस टाइम महाराष्ट्र में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे तो चलो ठीक है, थोड़ी 2-4 सीटें उनके पास हैं, अपना विपक्ष में बैठे हुए हैं वो, लेकिन राज ठाकरे बिल्कुल बिल्कुल शून्यता में चले गए हैं। ऐसे में जो मराठी कार्ड ये लगातार खेलते रहे थे और उसमें अपने आप को जमीन बिताना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर बीएमसी में भी उनका सुपड़ा साफ हो जाता है, बीएमसी सत्ता चली जाती, तो कहीं ना कहीं फिर इनके भविष्य पर तलवार लटक जाती। और यही कारण है कि अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए दोनों भाइयों को एक साथ आना पड़ा है, अपने जो राजनीतिक द्वेष थे उनको दूर हटाते हुए, पारिवारिक द्वेष थे दूर हटाते हुए। तो अब कहीं ना कहीं 20 साल बाद वो दोनों सत्ता में लौटे हैं, एक साथ लौटे हैं। लेकिन बीएमसी चुनाव में सिर्फ दो पार्टी चुनाव में लड़ती हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे दल हैं जो चुनाव लड़ते हैं, चाहे एनसीपी की बात कर लें या बीजेपी की बात कर लें, शिवसेना गुट यूबीटी है, शिवसेना गुट शिंदे है, और भी तमाम अन्य लोकल पार्टियां हैं वो भी चुनाव लड़ती हैं। लेकिन बीएमसी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि जो बजट है वहाँ का सबसे ज़्यादा, एक तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति का जो जिसको कहते हैं कि चलती वहाँ से है, तो इसलिए ज़मीनी स्तर पर इनको जुड़ना जरूरी था। यही कारण है कि दोनों भाई साथ आए हैं, लेकिन कितना इफेक्ट डाल पाएंगे वो बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अपनी राजनीति बनाने के लिए और एक मराठा कार्ड खेलने के लिए दोनों भाई जरूर साथ आए हैं। सर देखिए, दोनों भाई तो साथ आ गए हैं और जैसा कि हमें पता है कि 20 साल बाद ऐसा ये फैसला लिया गया कि दोनों भाइयों को साथ आना पड़ा, क्योंकि एक तरह से इनकी पार्टी कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही थी। लेकिन सर, जब ये दोनों भाई एक साथ आए हैं तो क्या वाकई इन्हें फायदा हो पाएगा? जिस तरह से तस्वीर है, सियासी तस्वीर है मुंबई में या महाराष्ट्र में इन दोनों पार्टियों को लेकर। देखिए, फायदा मिलना ना मिलना वो बात की बात है, लेकिन उससे ज्यादा फायदा इन लोगों को अपने बचाने के लिए है। जनता के बीच, जनता देखिए बहुत समझदार है, जनता जानती है कि असली शिवसेना कौन सी थी और राज ठाकरे क्यों उनसे अलग हुए थे। और चूंकि अभी शिवसेना में भी 2-3 फाड़ हो चुकी है, हम जानते हैं 2 गुट बने हुए हैं। असली जो शिवसेना मानी जाती है वो अभी शिंदे साहब के पास है, जबकि ये अपना दिखाते हैं कि हम लोग असली शिवसेना हैं। तो दोनों में अलग अलग वोटर बटे हुए हैं इनके, क्योंकि दोनों ही मराठी कार्ड के ऊपर बनी हुई पार्टियां हैं ये, दोनों दो गुट जो बने हुए हैं। और राज ठाकरे कट्टर मराठा राजनीति करते आए हैं, सबने देखा है किस तरीके से उन्होंने भाषा को लेकर कितना कुछ हुआ है, सब जानते हैं। मराठा जो वोटर हैं उनमें शायद कहीं ना कहीं एक स्पार्क क्रिएट करने के लिए ये दोनों भाई साथ आए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंतर इसमें कुछ पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से वहाँ पर पैर पसार चुकी है अपने, चाहे वो ज़मीनी स्तर पर हो या पूरे राज्य के स्तर पर हो, वो कहीं ज़्यादा है।
हमने देखा इलेक्शन में भी किस तरीके से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आई, बीजेपी का मुख्यमंत्री वहाँ पर है। हालांकि गाहे बगाए ऐसी खींचतान चली आती है, क्योंकि पहले देखा था कि जो शिंदे गुट था उनका मुख्यमंत्री था। अभी चूंकि बीजेपी ने ज़्यादा सीट ली थी तो उनका हालांकि बहुत टसल देखने में आया कि मुख्यमंत्री चाहते थे कि उन्हीं का बने, लेकिन वो कहीं ना कहीं राजनीतिक कंपल्शन है उनके, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी थी इसलिए बनाया गया है। और चूंकि सिर्फ बीएमसी को लेकर ही 28 जो महानगर पालिकाएं हैं सभी पर मराठा वोटर्स हैं, उनमें महाराष्ट्र में चुनाव है और सभी के अपना अपना एक, किसी हर पार्टी का अपना एक वोट बैंक होता है, उनको साधने के लिए सभी पार्टी लगती हैं। लेकिन जो खास तौर से कोर मराठा वोट है उसको साधने के लिए मुझे लगता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आए हैं, और ज़मीनी स्तर पर वो कितना कर पाएंगे, अगर तो जनता उनका साथ दे देती है तो उनके भविष्य के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन जनता ने उनको अगर नकार दिया इस बार इन चुनावों में, तो कहीं ना कहीं लगता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए कहीं ना कहीं जो राजनीतिक हालात हैं महाराष्ट्र के, मुझे लगता है कि वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी फिर। देखिए सर, जब भी चुनाव होते हैं कहीं पर, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर नगर पालिकाओं के चुनाव हो, हर जगह कांग्रेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें होती रहती हैं कि कांग्रेस इस बार अच्छा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कैसा कर पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है देश में। तो अगर हम बीएमसी चुनावों की बात करें तो क्या अपना रोल निभा रही है, और इन दोनों भाइयों के साथ आने पर क्या कांग्रेस को नुकसान होगा या फिर फायदा? देखिए, कांग्रेस को किसी के साथ जाने में कोई फायदा हुआ ही नहीं है। कांग्रेस से ज़्यादा बड़ी पार्टी एनसीपी है वहाँ पर, जो कि नेशनल कांग्रेस पार्टी मानी जाती है, वो ज़्यादा बड़ी पार्टी है। और कांग्रेस का इसमें बहुत ज़्यादा, इस नगर पालिका के चुनाव में महाराष्ट्र में मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ रहने वाला है। हाँ, उससे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि एनसीपी का रहेगा, लेकिन एनसीपी भी कितना, क्योंकि दो गुट बन गए हैं। देखिए, एक तो शरद पवार गुट है और अजीत पवार गुट है। अजीत पवार सत्ता में इस टाइम सरकार के साथ बैठे हुए हैं और जो शरद पवार गुट है विपक्ष में बैठा हुआ है। तो देखिए, जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं उसके जो मैं आपको उदाहरण दूँ, वो दरअसल लोकल स्तर के होते हैं, बिल्कुल लोकल मुद्दों के होते हैं। ऐसे में जो सत्तारूढ़ दल होता है उसको कहीं ना कहीं फायदा होता है, क्योंकि काम वो सेंटर में अपने स्टेट में कर रहे होते हैं। तो जनता को ये मैसेज रहता है कि जब स्टेट में इनकी सरकार है तो जमीनी लोकल स्तर पर भी अगर साथ आ जाएंगे तो वो अच्छे काम हो सकते हैं और उनकी बातों को सुना जा सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो सत्तारूढ़ दल होता है उसको उसमें ज़्यादा फायदा मिलता है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है तब एक बड़ा सवाल है, लेकिन अभी तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी में या शिवसेना उसमें राज ठाकरे, माफ़ कीजिए, शिंदे गुट में कोई बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। हाँ, दूसरी पार्टियों में वो किस तरह परफॉर्म करते हैं वो उनके ऊपर है, क्या इश्यूज़ को लेकर आते हो। हालांकि दोनों भाई दम जरूर भर रहे हैं कि हाँ, जो बीएमसी जो मेयर बनेगा वो उनका ही बनेगा, और लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी दूर की कौड़ी नज़र आती है मुझे। तो यानी कि जीत का दावा पहले से किया जा रहा है। हालांकि अभी वोट डले नहीं है, 15 तारीख को वोट डलने हैं, 16 को काउंटिंग होगी, लेकिन उससे पहले जिस हिसाब से दोनों भाई एक साथ आकर मुखर हो रहे हैं, बड़े बड़े दावे उनकी ओर से किए जा रहे हैं कि जीत हम ही हासिल करेंगे, मेयर हमारा ही बनेगा। लेकिन सर, बीजेपी कहाँ स्टैंड करती है इन चुनावों में? देखिए, बीजेपी को अपर एज है क्योंकि उनका मुख्यमंत्री है, सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें उनके पास हैं, और बीजेपी ज़मीनी स्तर पर काफ़ी मजबूत वहाँ पर हो गई है, हमने देखा है पिछले 10-15 सालों में। और जो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं उनका कहीं ना कहीं लोगों को सर चढ़कर एक खुमार बोलता है, जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं और जो उनकी कार्यप्रणाली है कई जनता अच्छी तरह जानती है, क्योंकि खुद मराठा वो हैं वहाँ पर महाराष्ट्र में और खुद मुख्यमंत्री हैं उसी क्षेत्र से आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि सत्ता में होने का फ़ायदा सभी दलों को मिलता है। जो पार्टी वहाँ पे सत्ता में होती है उसको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि ज़मीनी स्तर का चुनाव होता है, जो ज़मीनी मुद्दे होते हैं, बिल्कुल लोकल स्तर के मुद्दे होते हैं, उन पर ये चुनाव लड़ा जाता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जनता के लिए कि कौन उनके जो इश्यूज़ हैं उनको रेस कर रहा है या उठा रहा है या उनको सॉल्यूशन दे रहा है। और ऐसे में जब बीजेपी सत्ता में है, मुख्यमंत्री उनका है, शिंदे खुद उप मुख्यमंत्री हैं, उनके मंत्री बहुत सारे हैं, एनसीपी जो अजीत पवार गुट है वो सत्ता में है, तो ऐसे में फ़ायदा मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बीजेपी है, एनसीपी, अजीत पवार गुट है और शिंदे गुट है उनको रहेगा। और दूसरे जो गुट हैं महायुति जिसको हम कहते हैं, नाम से जानते हैं, जिसमें कांग्रेस है, यूबीटी उद्धव ठाकरे गुट है, वो शिवसेना का वो है, और एनसीपी शरद पवार ग्रुप है, और भी कई सारे इनके साथ साथी जुड़े हुए हैं वो हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हाँ,
फाइट जरूर मिलेगी, क्योंकि दोनों भाई के आने का मतलब आप समझिए कि जो मराठा वोटर्स हैं वो उनको कंसोलिडेट करना है, एकजुट करना है। अगर वो उसमें कामयाब हो जाते हैं तो उनके लिए दूर का रास्ता भी खुल जाएगा, और साथ ही साथ हो सकता है कि दोनों भाई एक ही पार्टी में अपने आप को मर्ज कर लें और फिर वहाँ की राजनीति में आगे बढ़ें। यानी वोटिंग परसेंट और वोट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो उतार चढ़ाव देखा जा सकता है दोनों भाइयों के साथ आने पर। सर, मेरा एक और सवाल है, जैसे कि दोनों भाई साथ आए हैं और हमेशा से देखा गया जो बाल ठाकरे था महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नाम माना जाता था, और बाल ठाकरे के ही ये बेटे हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, अब ये एक साथ आ गए हैं, तो क्या ये अपनी पिता की साख बचा पाएंगे? देखिए, उसमें तो ये पहले बहुत पहले भट्टा लगा चुके हैं, मैं बताऊं आपसे बात। क्योंकि बाला साहब ठाकरे कट्टर हिंदुत्व की बात करते थे और हिंदुत्व को लेकर वो चलते थे, कांग्रेस के धुर विरोधी माने जाते थे। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जो कांग्रेस से जाकर मिल गए, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो मराठा वोटर्स हैं और जो शिवसैनिक थे, उनको बहुत ठेस पहुंची थी। हालांकि बीजेपी ने और तमाम जो दूसरे दल हैं उन्होंने बहुत इस बात का इशू उठाया भी था, और उसका नुकसान भी उनको हुआ, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ है। और नुकसान ये हुआ कि दो गुट बन गए उनके। जो बाला साहब की विचारधारा पर चलने वाले लोग थे वो शिंदे गुट में चले गए, और जो उद्धव ठाकरे की थोड़ी सी नई एक राजनीति करना चाह रहे थे बाला साहब से इतर हटकर, वो गुट अलग बन गया, दो फाड़ हो गई। इसमें यही कारण था दो फाड़ होने का उन दोनों के बीच में, जो कि असली नकली का, ये कहते हैं कि असली शिवसेना हम है, वो कहते हैं असली शिवसेना हम है। लेकिन जनता वहाँ की बखूबी जानती है कि असली शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे ने खड़ी की थी महाराष्ट्र को लेकर, देश में एक अलग राजनीति करी थी और वर्चस्व था उनका राजनीति में। अभी हालांकि मैं बताऊं आपको कि बयान भी उनके बड़े भारी आ रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट है, कि हम दोनों भाई अगर आज भी चाहें तो, शिवसेना अगर आज भी चाहे तो पूरे महाराष्ट्र को 10 मिनट में रोक सकती है। लेकिन ना तो ये वो बाला साहब वाली शिवसेना है, ना इनका वैसा रूप है। और चूंकि बाला साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे महाराष्ट्र की राजनीति में और उनका एक अलग रुतबा था, इन दोनों भाइयों के साथ आने से हो सकता है कुछ मराठा जो वोटर्स हैं वो जरूर जुड़ जाएं, लेकिन वैसा एक ऑरा क्रिएट कर देना, वैसा करिश्मा क्रिएट कर देना उनके जैसा, मुझे लगता है कि उनके दूर दूर तक कहीं पास नहीं आते। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि इन दोनों का साथ में आना और जिस तरह से मराठा को लेकर इतना मुखर हुए थे, हाल ही में हमने इतने इंसिडेंट्स देखे कि लैंग्वेज को लेकर, अगर तुम मराठी नहीं बोलोगे तो यहाँ से चले जाओ, इतने लैंग्वेजेस को लेकर इतना ज़्यादा बहसबाजी देखी गई थी, तो क्या ये जो इनका मुद्दा है इनके फेवर में जाएगा या अगेंस्ट में जा सकता है? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बवाल देखने को मिला था, लाठीचार्ज, लड़ाई, ये सब देखने को मिला था। देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब वहाँ पे हिंदी भाषा को लेकर इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, हमने देखा है कि पूर्वांचल जो समाज के लोग हैं वहाँ पर कितना उनके साथ मारपीटाई तक की गई है। उनका ये कहना है कि जो पूर्वांचली लोग हैं या यूपी बिहार से जो आते हैं लोग हैं, वो किस तरीके से यहाँ के लोगों का हक खा रहे हैं, और जब उनका हक उनसे ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ हो जाते हैं। वो हमने देखा है कि बहुत सारे वीडियोस सामने आते हैं, घटनाएं सामने आती हैं, जब मारपिटाई की घटनाएं सामने आती हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं तो उसको लेकर बोला जाता है। तो वो चूंकि अपनी राजनीति करनी है उनको, एक भाषा की राजनीति है, एक महाराष्ट्र की जो राजनीति कहीं ना कहीं मराठाओं के इर्द गिर्द घूमती रहती है, उसकी राजनीति करनी है, क्योंकि वो वहाँ की लोकल पार्टी है एक तरीके से, और वो चाहते हैं कि भाई जो उनका वोट बैंक है बना रहे। क्योंकि बड़ी तादाद में जो माइग्रेंट्स हैं, यूपी बिहार से लोग जाते हैं, उत्तर भारत से लोग जाते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, और खासतौर से मुंबई के उपनगर इलाकों में हम बात करें तो वहाँ पर उनका अच्छा खासा वर्चस्व है। और वो जब, क्योंकि वोट बैंक भी उनका बन गया है, ऐसे में जो नए नए नेता वहाँ पर जो खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं की बदौलत खड़े हुए हैं, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि जो उनकी ज़मीन बनाई हुई है वो दूसरे लोग वहाँ पर आकर फसल काट रहे हैं और कहीं ना कहीं नुकसान इनको होता है। तो यही कारण है कि वो भाषा का मुद्दा उठाते हैं। और ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है अलीशा, आप देखिए कि साउथ में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर सब भाषाओं का किस तरीके से हिंदी भाषा को नेगलेक्ट किया जाता है, अपनी भाषा में करते हैं। अपनी भाषा में बात करने में या उसका इशू उठाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दूसरी भाषा को भी सम्मान करें। और आपको बता दूं कि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो इस बात को उठाते भी रहे हैं, बीजेपी खास तौर से है, कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस की मजबूरी है कि भाई जो मराठा राजनीति उनको भी करनी है, क्योंकि हमारा उनकी सरकार कई साल तक वहाँ भी रही है, उन्होंने मुख्यमंत्री रहे हैं उनके, और मुस्लिम समाज का जो वोट है वो उनको पाना होता है। तो कहीं ना कहीं सबके अपने कंपल्शंस होते हैं राजनीति में, और इन दोनों भाइयों के भी यही कंपल्शन है कि मराठा राजनीति को लेकर चलेंगे तो शायद अपनी जीवन बचा पाएंगे, और कहीं ना कहीं ये इसी मुद्दों को लगातार उठाते भी रहते हैं। वो देखा जाता है कि लगातार ये मुद्दे उठाते रहते हैं। हालांकि 15 को वोटिंग है और 16 को जो है रिजल्ट सामने आएंगे, लेकिन जो दोनों भाइयों की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि मेयर हमारा ही बनेगा, और जो बयान सामने आ रहे हैं कि 10 मिनट में हम पूरी मुंबई में जाम लगा देंगे, ये बयान एक तरह से चिंताजनक इन्हें कहा जा सकता है।
जी है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये वो शगुफा चल रहे हैं कि हम दोनों भाई जो आए हैं, हम जब अपनी राजनीति पाएंगे तो इस तरह कर सकते हैं, लेकिन माहौल बदल चुका है। पहले ना तो जैसी बात है, पहले मुंबई में इतना माफिया काम करता था, जो लोकल स्तर पे लोग होते थे वो बहुत अलग तरीके से काम करते थे। अभी क्या है, वहाँ पे शासन चल रहा है बीजेपी का और सत्ता बहुत मजबूत है और कोई कंपल्शन नहीं है उनके सामने। इसलिए कानून व्यवस्था को सरकार को पता है कैसे टैकल करना है। कह देना अलग बात होती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसको करके दिखाना वो अलग बात होगी। कह देना कुछ भी हल होता है। जनता को सिर्फ ये कि ये खुश करने के लिए ज़रूर कहा जा सकता है कि शिवसेना, क्योंकि राज ठाकरे हमने देखा किस तरीके से उनकी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं गुंडागर्दी करते हैं। जो उत्तर भारत से आए हुए लोग हैं, कितनी बार हमने देखा है मारपिटाई के वीडियो सामने आए हैं और अभद्रता वहाँ पे करते हैं लोगों के साथ। तो वो उनकी राजनीति का एक हिस्सा है। अगर वो नहीं करेंगे तो अपना जो वोट बैंक है उसको भी खो देंगे और कहीं ना कहीं दबंगई रखना चाहते हैं वो। और यही कारण है कि जो बयान सामने आया है कि 10 मिनट में हम अभी मुंबई जाम कर सकते हैं, ना तो ये पहले जैसी शिवसेना है और ना ही पहले जैसे बीजेपी अब रही है। मतलब वही ये बयान देकर साफ कर दिया है कि अभी भी ये वाली जो शिवसेना है वो बहुत ताकतवर है, वो 10 मिनट में जाम लगा सकती है। हालांकि उनका ऐसा मैसेज देना ऐसा ही है। सिर्फ मैसेज है एक ये, और उसके अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मैसेज है। हालांकि 16 तारीख को ये साफ होगा कि आखिर बीएमसी में किसकी जीत होती है, बीजेपी सामने आती है या फिर दो भाइयों का मिलन जो है एक बार फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज करता है। हालांकि जो उनके दावे हैं वो सच्चाई में बदलते हैं या फिर नहीं, तो 16 तारीख को देखने वाली बात होगी।